हेलो फ्रेंड्स, अपन पिछली क्लास में ऐसा पढ़ चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। उसका फॉर्मूला भी बना लिया था हमने। उसके बाद हमने क्या किया, करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन भी निकाल लिया। तो ये दो फॉर्मूले पिछली क्लास में पढ़े थे। पहला फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू एन डैश ई ए वी डी, और एक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू टीम टी ई ई बाय एम, ये माइनस। ये दो फॉर्मूले थे, एक करंट के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। अब एक रिलेशन तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, वो ये था कि अगर कोई कंडक्टर है और उसकी लेंथ एल है, क्या है, कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। एक मिनट रुके, हाँ, तो कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यदि V है, इसके दो टर्मिनल्स हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना V है, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इसमें एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ई एल। मैंने इसको याद रख रखा है वेद फॉर्मूले से। मैं इसको एल को डी बोल देता हूं, डिस्टेंस। तो इस एल की जगह अगर मैं डी लिखूं तो ये वेद फॉर्मूला बन गया ना, वी इक्वल टू ई डी। तो वेद पुराणों से लिया गया ये फॉर्मूला, तो v इज इक्वल टू ई डी, ऐसे नाम रख देने से क्या याद रह जाता है, वेद फॉर्मूला, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला और हो गया, तो कुल मिला के तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, हम ओम्स लॉ डिराइव करते हैं। अब तुम बोले इसमें डिराइव क्या करना, v इज प्रोपोर्शनेट टू आई और इक्वल टू आर डाल दो, हो गया ओम्स लॉ। ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझा। एक हमने कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर लिया, इसके अक्रॉस तुमने एक बैटरी लगाई। बैटरी जब लगाई तो बैटरी का कुछ पोटेंशियल होगा, इसका नाम दे दिया v। बैटरी का पोटेंशियल V, तो ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, तो ये वाला सिरा प्लस हो गया और इधर वाला माइनस हो गया। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, इधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, प्लस से माइनस। और इलेक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे वो इसके अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर साइड चलने लग गए, इसका नाम हो गया VD। और ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ को यदि मैं L ले लूं तो ये L हो गया यहां से यहां तक का। अब ये बताओ कि इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन डैश। तो इसमें करंट कितना बह रहा है, तो इसमें करंट बह रहा I इज इक्वल टू एन डैश ई ए वी डी, जहां पे वी डी उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक। अब इसमें बताएं कि A क्या है, तो ये है A, इधर इधर वाला, दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इधर वाला ले लो, ये इधर वाला ले लो, ये जो लाल कलर का बना है इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज लेंथ L। अब हमें पता है कि अगर ये करंट है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये है, तो हम वो फॉर्मूला इसके अंदर डाल सकते हैं, तो डाल देते हैं। तो हमने क्या किया, I इज इक्वल टू एन डैश ई ए वी डी की जगह मैंने लिखा टाउ ई ई बाय एम, माइनस साइन छोड़ दिया, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता। यहां तक समझ में आई बात। अब उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है वो बेसिकली किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, वो V अपॉन L से दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पोटेंशियल, या जो सेल लगाया उसका पोटेंशियल, और L उसका लेंथ, जो कंडक्टर का लेंथ है वो क्या है, L है, ठीक है। तो कंडक्टर की L लेंथ, तो हम इसकी जगह E की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाय L लिख सकते हैं। तो हमने E की जगह क्या लिख दिया, V बाय L लिख दिया। तो इससे हमको I मिला, I इज इक्वल टू एन डैश ई ए टाउ E, इसकी जगह लिखा V बाय L, और नीचे चला गया M। आ रही बात समझ में यहां तक। अब इससे क्या मिलेगा तुमको, अगर मैं इससे बोलूं कि V इधर ही रहने दो, बचाओ सब उधर ट्रांसफर करो, तो V इज इक्वल टू, ये ML इधर गया ML, और ये एन डैश नीचे आया, तो ये एन डैश E का स्क्वायर ये भी नीचे आया, और A ये भी नीचे आया, और I ये इधर ही रह गया। फिर से देखें,
ml इधर ट्रांसफर हुआ तो mli, तो ये लिखा mli, और v वहीं छोड़ दिया तो उसके साथ का कौन है, n डैश ई स्क्वायर टाउ m, तो n डैश ई स्क्वायर और a, ठीक है। अच्छा टाउ छूट गया, टाउ भी आएगा यहाँ, टाउ a के साथ ही टाउ है ना, तो ये a के साथ टाउ, ठीक है। तो ये मैंने इधर उधर कर दिया उसको। किसी को नहीं समझ में आया तो बताया, फिर से बताओ एक बार, देख ले, एक स्टेप और ले लेते हैं। ये पहले इधर से इधर ले जाओ तो तुमको ऐसा पता पड़ जाएगा, mli हो गया, फिर n डैश हो गया, e इंटू ई स्क्वायर हो गया, फिर a हो गया, और ये v हो गया। मेरे को v चाहिए तो ये वाला हिस्सा मैं नीचे ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा m इंटू एल आई अपॉन n डैश ई स्क्वायर a, और ये क्या चीज है, ये v है, तो इट इज इक्वल टू v, इधर लिख देता हूं। हरी बात समझ में। अब यहां ध्यान से देखो, ये बन गया ओम्स लॉ, ये है v इज इक्वल टू आई, और ये जो बचा कुचा है ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है r, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है। अगर अपन सिर्फ ओम्स लॉ लिखते और r डाल दे तो अपने को फॉर्मूला नहीं पता पड़ेगा रेजिस्टेंस किस बातों पे डिपेंड करता, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बना है वो बना है ml अपॉन n स्क्वायर ई स्क्वायर a, देख लो, ml n डैश है वो, n डैश ई स्क्वायर और a, ये किसका फॉर्मूला बन गया, रेजिस्टेंस का। अब तुम्हें याद हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। तो इसमें r है, l है, a है, सही जगह पे है, r जहां है, l जहां है, a जहां है वहीं है। इसका मतलब ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता होगा। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन m अपॉन n डैश ई स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया, किसका आया, ये रेजिस्टिविटी का। अब इससे क्या पता पड़ रहा है कि रेजिस्टिविटी तीन बातों पर निर्भर करती है। पहला m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो तो अपन चेंज कर ही नहीं सकते, वही इलेक्ट्रॉन जो भगवान ने बना दिया, जितने किलो का बनाया उतने किलो का है। इसका मतलब दिस वी कैन नॉट चेंज, वी कैन चेंज n डैश एंड ई स्क्वायर। ई स्क्वायर क्या है, हाँ, वी कैन नॉट चेंज ई स्क्वायर। ई स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक चीज और छूट गई, टाउ नाम की कोई चीज छूटी होगी, हाँ टाउ यहाँ पे छूट गया ना, ये कहाँ गया, ये यहाँ जब मैं ले रहा था तो यहाँ टाउ लिखना छूट गया था। तो ये टाउ किसके साथ है, ई स्क्वायर के साथ, तो ये टाउ भी यहाँ पे लटक रहे हैं। अब टाउ यहाँ पे हैं तो टाउ यहाँ पे भी हैं, और टाउ यहाँ पे हैं तो ऊपर लाल में भी टाउ है, ये टाउ, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी टाउ पे भी डिपेंड है। तो तुम इसको बदल सकते हो, तुम इसको बदल सकते हो, ये दो नहीं बदल सकते तुम, m और स्क्वायर, ठीक है। अब वो दिख नहीं रहा है नीचे, तो एक मिनट के लिए मैं नीचे कर देता हूं उसको थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड है, मास पे, n डैश पे, टाउ पे, ई स्क्वायर, जिसमें से तुम मास और ई नहीं चेंज कर सकते क्योंकि मास जो भगवान ने बना दिया वो है, और ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है वो भी है, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया नोट, फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से देखें। हम ये पता करना चाह रहे हैं ओम्स लॉ क्या है, तो हमने क्या बोला कि एक कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो यहां नहीं दिख रहा इधर बना देता हूं, ई है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ, ड्रिफ्ट इधर, और करंट इसमें जो बह रहा है वो आई इक्वल टू एन डैश, ये वी डी है, जिसमें से वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी वैल्यू डाल दी, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाय एल होता है, ये डाल दिया, फिर इधर उधर किया तो आई के साथ वाली चीजें इधर और वी के साथ वाली ये दोनों इधर पहुंच गई, फिर वी इज इक्वल टू आई है और बचा सारा आर। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, कंपेयर करा है एल अपॉन ए से, तुमको रेजिस्टिविटी मिल गई। रेजिस्टिविटी चार बातों पर निर्भर है, जिसमें से दो हम बदल नहीं सकते, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं बदल सकते, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन नहीं बदल सकते। हम क्या बदल सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बदल सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और हम बदल सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जब ज्यादा तेज चलेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। जब तेज चलेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो टक्कर्स के बीच का समय है। तो दो टक्कर के बीच का समय यदि कम करना है तो तुमको क्या करना है, तेज टेम्परेचर कर देना। तेज टेम्परेचर करोगे तो तेज तेज भागेंगे तो जल्दी जल्दी टक्कर लगेगी, जो पहले टक्कर लग रही थी उससे भी जल्दी टक्कर लगने लगेगी, तो रिलैक्सेशन टाइम
कम हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी किस बातों पर निर्भर करती है? 4 बातों में, जिसमें तो 2 कांस्टेंट है, 2 काम के। तो ये याद रखना है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन m अपॉन n डैश, ये ई स्क्वायर और टाउ, तो मैं ई स्क्वायर आगे ले रहा हूं, ई स्क्वायर n डैश टाउ। ठीक है, इन विच m एंड ई स्क्वायर कैन नॉट चेंज, जिसमें से ये दोनों चेंज नहीं हो सकते। n डैश एंड टाउ कैन चेंज विथ टेम्परेचर, और अगर ये टेम्परेचर से बदलते हैं तो ये रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर से बदलेगी, और यदि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से बदलेगी तो यहां से यहां तक ये रेजिस्टिविटी है, इससे बदलेगी तो रेजिस्टेंस बदलेगा, और अगर रेजिस्टेंस बदलेगा तो ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई आर से क्या बदलेगा? करंट बदलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपस में रिलेटेड हैं। तो अगर कोई बोलेगा कि रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड है, हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड है? तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो हमने क्या बोल दिया? सो रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब रो किस बात पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक और लिख लें, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। बस तुम्हें लास्ट वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ये वाला, रो इज इक्वल टू m अपॉन ई स्क्वायर एन डैश टाउ। ठीक, चलिए अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि टाउ और एक और क्या, एन डैश पे क्या डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, वो हमने समझ लिया। अब उसका मीनिंग क्या है? तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस नाम का टॉपिक इससे रिलेटेड। ठीक है, तो उसकी थ्योरी भी पहले पढ़ लें अपन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, लिखें जरा इसको, हेडिंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस प्रकार से निर्भर करता है, ये हमको बताना है। अब टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे किस प्रकार से निर्भर करता है? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जिसमें से रेजिस्टिविटी किस बात पे निर्भर करती है? तो ये एक तो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है, और दूसरा एक और अपन ने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री जो रहते हैं उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब जब ये दोनों पे डिपेंड करेगी तो उस केस में एन डैश और टाउ पे डिपेंडेंसी है इसकी, स्क्वायर में है क्या? नहीं, एन डैश और टाउ में डायरेक्ट डिपेंडेंसी है इसकी। तो ये बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? आप देखो, 3 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला कंडक्टर्स, दूसरा सेमी कंडक्टर्स, तीसरा इंसुलेटर्स। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तीनों में तो इनका रेजिस्टेंस का क्या होने वाला है, ये अपने को बताना है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तीनों में तो इनका रेजिस्टेंस का क्या होने वाला है, ये हमें बताना है। तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा, कम होगा, वही रहेगा, ऐसा बताना। तो देखें, पहले नंबर पे यदि तुमने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता। जबकि तुमने सेमीकंडक्टर्स का अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका रेजिस्टेंस घट जाता। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता? घट जाता। और यदि तुमने इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये घट जाता। ठीक है, इस पे ज्यादा फर्क पड़ता है, इस पे थोड़ा कम फर्क पड़ता है, पर घट जाता। फाइनली अगर कोई पूछेगा बढ़ेगा घटेगा तो हम बोलेंगे घटेगा। यहां तक क्लियर हुई बात? तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टेंस, आप कोई पूछे ऐसा क्यों? बढ़ता तो सब में बढ़ जाता है, सब में घट जाता है, इनमें शेष क्या विशेषता है कि इनमें नहीं होता? तो इसको देखो समझाता हूं, 2 तरीके से समझाता हूं, एक टेक्निकल तरीका और एक सिर्फ याद रखने के लिए।
कभी कभी क्या होता है, याद रखने वाला भी याद आ जाए इन वक्त पे तो बड़ा अच्छा है, टेक्निकली तो फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा मालूम पड़ा और क्वेश्चन ही गलत कर दिया। देखो एक कॉरिडोर, कॉरिडोर में बच्चे हैं जो प्रार्थना के लिए स्कूल से ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो बच्चे हैं बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो ये बच्चे जो हैं वो इस तरीके से लाइन बना के जा रहे हैं हजारों की संख्या में, ठीक है। दूसरा एक कॉरिडोर है जिसमें एक या दो ही बच्चे हैं, इसमें एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, बस ऐसे मान लो कि तीन ही बच्चे। एक और कॉरिडोर है जिसमें एक ही बच्चा, ठीक है। अब ये बताओ कि ये यहां से लेके यहां पे पहुंचे तो इन्हें कुछ समय लगा, ग्राउंड तक जाने में कुछ समय लगा, केस ए में, केस बी में, केस सी में, ठीक है। चूंकि लाइन बना के जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, तो कुछ समय लगा। अब हमने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, आग लगा दी, आग लगा दी। तो ये पहले यहां पे 10 मिनट में पहुंचते थे सब लोग, इधर भी आग लगाई, इसमें भी आग लगाई और इसमें भी आग लगाई। ये बताओ कि सी केस में ये जल्दी यहां पहुंच जाएगा कि देर से? तो उसका आंसर है जल्दी। क्यों? क्योंकि भागेगा, वो गर्म हो गया तो स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, भागेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। और अगर ये जल्दी पहुंच गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस, रुकावटें कम हो गई, हां कि ना? जल्दी पहुंच गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? रुकावटें कम हो गई, ठीक है। क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिली, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो उसने दौड़ लगाने में काम में ली, जल्दी पहुंच गया। बेसिकली हीट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगली बार हमने क्या किया कि 3-4 ही बच्चे थे, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये सारे के सारे भागे, तो यहां पे जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर ये जल्दी पहुंच गए तो हम क्या बोलेंगे? रुकावटें कम हो गई, रुकावटें कम हो गई, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। यहां तक समझ में आई बात? क्योंकि कम बच्चे थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ये लाइन बना के यदि 10 मिनट में पहुंच रहे थे तो अब तुमने आग लगा दी तो यहां भगदड़ मच जाएगी और ये वहां पे बहुत देर से पहुंचेंगे, क्योंकि ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा। इस तरीके से जो ये 10 मिनट से लाइन में पहुंच जाते थे अब नहीं पहुंच जाएंगे। जैसे तिरुपति बालाजी के मंदिर में भीड़ लगी है, शिरडी साईं बाबा के मंदिर में भीड़ लगी है और वहां पर धक्का मुक्की हो गई तो देर से पहुंचेंगे, इससे अच्छा लाइन लगाए। तो ये जब इस जगह पे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये देर से पहुंचे, देर से पहुंचे का मतलब होता है रेजिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया पहले के मुकाबले। तो इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या बात बताना चाह रहा हूं। कंडक्टर्स जो रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा रहती, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब बहुत ज्यादा रहती है तो तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो देर से पहुंचते हैं, देर से पहुंचते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ गया। जबकि सेमीकंडक्टर्स में इक्के दुक्के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 10, 20, 50 होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यदि कम होंगे तो ये जल्दी पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसके वाले इंसुलेटर्स के केस में तो एक आध दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये भी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों केसेस में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से, आग लगाने से रेजिस्टेंस कम होगा, जबकि यहां आग लगाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ? क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है, इसमें एक दो ही रहते हैं, इसमें 10, 20, 50 रहते हैं, इसमें लाखों में रहते हैं। क्लियर हुई ये बात? तो क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बचे हुए में नहीं होता। अब इसको एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन भी सुनो, ये तो तुमको समझ में आ गया होगा। अब टेक्निकल एक्सप्लेनेशन यहां देखें। हम ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ये तीनों पे असर आएगा, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/τ इंटू n डैश, ये हमने बता दिया। अगर मान लो हम कंडक्टर्स की बात करें और हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, सही है कि गलत? अरे टेम्परेचर बढ़ा दिया, भगदड़ मच गई, जो टक्कर पहले धीरे धीरे हो रही थी अब एक इधर से टकरा रहा है, एक उधर से टकरा रहा है। मान लो कि लाइन लगी हुई है, टक्कर धक्का मुक्की हो गए, मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे, तुमने आग लगा दी, तब तो और भगदड़ मच जाएगी। तो जल्दी जल्दी टक्करें होंगी ना, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम दो टक्कर के बीच का टाइम होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड तोड़ तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, इनको एनर्जी मिल जाएगी तो ये बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो यदि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका क्या असर होगा? रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा
और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाँ अब इसका मैकेनिज्म एक बार ध्यान से फिर से समझें। ये जो रेजिस्टिविटी का मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये रेजिस्टिविटी में टाउ और एन पे डिपेंड है। यदि मैं बोलूं कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड है, टाउ पे, तो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, नंबर 2 पे टाउ पे डिपेंड है एन डैश पे, एन डैश, तो यदि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, ढक जाती है। अब क्या होता है कि फर्स्ट केस में A1 और 2 में से, या मैं इसको A और B बोल दूं, तो A और B में से जो मैकेनिज्म काम करता है वो मैकेनिज्म काम करता है A वाला। ठीक है, जबकि इसमें और इसमें काम करता है B वाला। ये डोमिनेट बोलते हैं इसको, डोमिनेट करता है। एक्चुअली दोनों होते हैं पर एक डोमिनेट करता है, यानी ज्यादा करता है, और ज्यादा यदि करता है तो वो दूसरे के ऊपर ओवरलैप सुपर इंपोज हो जाता है, अपनी वाली बताने लगता है। तो यहां देखिए कंडक्टर्स में ए वाला फिनोमेना होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, जबकि बचे हुए 2 में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये फैक्टर इतना काम का नहीं है, ये फैक्टर डोमिनेट करेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। इसके पास तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना कंडक्टर्स के पास, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यदि बढ़ जाएंगे किसमें, सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स में, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि बी मैकेनिज्म डोमिनेट कर रहा है और इसके अनुसार फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यदि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम और रिलैक्सेशन टाइम का नहीं, रेजिस्टिविटी कम हो गई, और रेजिस्टिविटी यदि कम हो गई तो उस केस में रेजिस्टेंस कम हो गया, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता। अब तुम्हें इससे समझना है, इससे समझ लो, उससे समझना, उससे समझ लो, 2 मेथड्स बता दी, लेकिन यहां पे लिख ले कि कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेट कर रहा, डोमिनेट कौन सा मैकेनिज्म कर रहा है, इसमें ए वाला कर रहा है, इसमें बी और बी वाला कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा। ठीक है, तो अब ये पूरी कहानी जो है वो आप पॉज करें और लिख लें इसको आराम से। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ा रहा हूं मैं, लिख लिया ना सभी ने। उसके बाद आगे ये बढ़ा रहा हूं कि टेम्परेचर पे डिपेंड है तो किस तरीके से डिपेंड है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड है तो कंडक्टर्स के केस में किस तरीके की, सेमीकंडक्टर तो अभी अपन पढ़ ही नहीं रहे और इंसुलेटर लगाते नहीं हम, तो बेसिकली हम कंडक्टर की ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर चैप्टर ये अलग है जो लास्ट में आता है, तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंडक्टर्स की बात। तो हमने ये बोला कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो अपन बेसिकली मेटेलिक कंडक्टर्स की ही बात कर रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डिपेंड करता है R इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी के। इस फॉर्मूले से अपने को पता पड़ता है कि किस तरीके से डिपेंड करता। अब इसमें होता क्या है, अपन एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन, सॉरी सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर है उस पर रेजिस्टेंस R0 मानते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस क्या है, R0 है, जो 25 ओम 50 ओम कुछ। अब क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया और टी कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया, टी कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि मेटल की बात कर रहे हैं अपन। तो यदि मेटल की बात कर रहे होगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आप टेम्परेचर बढ़ाया, टी कर दिया, रेजिस्टेंस बदल गया, रेजिस्टेंस बढ़कर
कितना हो गया, आर हो गया। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देर इज ए चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस आया, चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बदल गया। कितना बदला, आर माइनस आर नॉट। अरे पहले कितना था, आर नॉट था जब ठंडा था, ठंडे में कितना था, आर नॉट था। और अब गर्म कर दिया इसको आग लगा के, तो गर्म कर देने पे कितना हो गया, आर हो गया। तो टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हुआ, ये नया है, वो था, तो परिवर्तन कितना हुआ, ये ज्यादा होगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस माइनस आर नॉट। और टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हुआ, टी माइनस जीरो। चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हुआ, दिस। एंड व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हुआ, टी माइनस जीरो। अरे टी टेम्परेचर है अभी, पहले जीरो था, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऐसा बोलता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, वो एक तो इस बात पर निर्भर करता है कि इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था। ठीक है, ये पहली बात, चेंज इन रेजिस्टेंस किस बात पर निर्भर करता है कि इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था। दूसरी चीज, चेंज इन रेजिस्टेंस इस बात पे निर्भर करता है कि व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर ऑल्सो। अब तुम बोल रहे हो कि टी माइनस जीरो क्यों लिख रहे हो, टी लिख लो, नहीं, उसमें गड़बड़ हो जाएगी, बाद में पता पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से डेफिनेशन से इसका स्टार्ट किया, और किताबों में भी इसके क्वेश्चन गलत सॉल्व किए हुए हैं। अब मैं दोनों तरीके से तुम्हें जब सॉल्यूशन बताऊंगा कि ऐसे करना है कि ऐसे करना है। किताब वाले ने ऐसे कर दिया, वास्तविकता में ऐसे करना चाहिए, पर कभी कभी शॉर्टकट में किताब वाला मेथड भी लगाना पड़ता। तो दोनों मेथड अभी ध्यान से समझाओ। अपन ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट किया, ठीक है, हमने टी डिग्री पे नहीं किया या किसी और टेम्परेचर पे नहीं। शुरुआत में बर्फ में रखा हुआ था, बर्फ से निकाला, गर्म कर दिया उसको, तो बर्फ में उसका टेम्परेचर जो है 0 था, अब गर्म कर दिया तो आर है। तो ये बोल रहा है कि चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, तो ये दोनों चीजों पे डिपेंडेंसी है, डिपेंड्स ऑन। अब ये बताओ कि चेंज इन रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे, चेंज इन रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे, आर माइनस आर नॉट लिखोगे। वो प्रोपोर्शनेट होगा इसके और इसके, क्योंकि इस पे डिपेंडेंसी है। अब यहां से उठा के मेरे को इधर लिखना पड़ेगा, जगह उधर खाली नहीं है। ठीक है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस को मैंने लिखा आर माइनस आर नॉट, जो कि किस पे निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर नॉट के भी और टी माइनस जीरो के भी। भैया इसके भी प्रोपोर्शनल इसके भी है, तो 1 और 2 को कंबाइन कर दिया, तो मुझे फ्रॉम 1 एंड 2 ये मिला। सही है कि नहीं, 1 और 2 को कंबाइन करने से ये मिला। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू आर नॉट टी। पहले तो मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर 0 छोड़ दिया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटा के इक्वल लगा दिया और के लगा दिया। ठीक है, के इज ए कांस्टेंट, जहां पे जो कांस्टेंट है उसको ये लोग अल्फा बोलते हैं। अब तुम इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अल्फा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और यहां कितना आ गया, आर नॉट टी, अल्फा आर नॉट टी। अभी आर नॉट उठा के उधर जाएगा, तो आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी प्लस आर नॉट, उधर गया, आर नॉट कॉमन निकाल लो, तो आर नॉट कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा टी बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, तो 1 प्लस अल्फा टी आ गया। ये इसका फॉर्मूला बन गया जो मैंने पहले लिखा था, यहां पे ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, अब आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब तुम बोलोगे डिराइव वगैरह ऐसी फॉर्मूला बता देते, ऐसा भी चल सकता था, लेकिन कंसेप्चुअली रॉन्ग हो जाती है चीजें। यहां पे याद रखो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका रेजिस्टेंस आर नॉट था। अब वो लोग क्या करते हैं, और तुम लोग क्या करोगे न्यूमेरिकल में गलती, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पहले 20 डिग्री था, ठीक है, उसका कुछ टेम्परेचर दे दिया, कुछ रेजिस्टेंस दे दिया कि 20 डिग्री पे 20 ओम रेजिस्टेंस था, तो बताओ 30 डिग्री पे कितने ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, 20 डिग्री पे 20 ओम रेजिस्टेंस है, तो 30 डिग्री पे कितने ओम रेजिस्टेंस है, तो तुम ये जो टी है ना, ये 20 माइनस 30 यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड करके सॉल्व कर दोगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाता है, पर वो सही नहीं आता। कभी पास पास में आंसर दे दिए ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके डेरिवेशन में 0 डिग्री पे कुछ चीज चाहिए रहती, ना कि 20 डिग्री पे
इनिशियली हम 0 डिग्री से डिराइव करा है, इसलिए 0 डिग्री का उसके अंदर पहले रोल आएगा, उसके बाद ही हम 20 डिग्री का कर पाए। तो वो मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो समझा दूंगा। बस तुम ये याद रखना कि 0 डिग्री का टेम्परेचर है R0, ना कि बीच का। और अल्फा क्या है? अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, हीटिंग कोफिशिएंट या इस तरीके बोल देते हैं कुछ भी, थर्मल कोफिशिएंट बोल दो उसको, थर्मल कोफिशिएंट। ये डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कौन सा पदार्थ है, चांदी है, सोना है, क्या है, हर चीज जो है वो अलग टेम्परेचर पे अलग तरीके से बढ़ती है। कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाती है, कुछ कम बढ़ने लगती है, प्रकृति पे निर्भर है। स्टील के लिए अलग है, लोहे के लिए अलग है, तो अल्फा वहां पे देगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अल्फा इज कॉल्ड द थर्मल कोफिशिएंट। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी हो गई। ये क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला पूरा नोट करें, पूरा डिराइव करें उसको, ठीक है। तो change in resistance depends on R0 and change in resistance depends on the change in temperature. It depends on the change in temperature. यहाँ पे लिखा है मैंने change in temperature, ठीक है। तो it is the change in temperature. चलिए नोट कर लीजिए, यहाँ तक हो गया, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो है वो अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके अगली क्लास में एक बार थ्योरी तब भी रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। चलिए।